हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का मिड टर्म का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पे देखिए, ये टोटल 3 आवर्स का पेपर है और 80 मार्क्स इसकी वेटेज है। इसके अलावा यू कैन सी कि यहाँ पे आपको टोटल 5 सेक्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, टोटल 5 सेक्शंस दे रखे हैं। और ये पेपर करवाने के पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि आपको एक बार पैटर्न का आइडिया लग जाए, क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं। आज हम इसका सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब मेरे पहले के जो वीडियो के पार्ट्स हैं उनमें जाके देख सकते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, प्लांट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको ना यहाँ पे इन दो चीज़ों के नाम देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर एंड सेकेंड वन इज़ द सेल दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, आपको इसके आंसर्स मैं दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन बोलता है अ सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया होती है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि वो सेल ऑर्गेनेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट का आंसर है क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड क्वेश्चन है इसका द सेल दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर। तो वो सेल बतानी है जो कि स्टोमेटल पोर के आसपास में होती है, तो उन्हें हम कहते हैं गार्डेड। वो दो गार्ड सेल्स होती हैं जो कि किडनी जैसी शेप की दिखती हैं। अगर आपके पास में बुक है आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल कर लीजिएगा। जो गार्ड सेल हैं वो किडनी जैसी शेप उनकी होती है या राजमा जैसी शेप आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया 11 क्वेश्चन। इसके दो पार्ट्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स में सिर्फ आपको नाम देना था, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द सेंसरी रिसेप्टर्स फाउंड इन द नोज एंड ऑन द टंग। आपको जो नोज़, हमारी नाक और जो टंग है उसके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, मतलब कि जो गंधीय सूचक होते हैं, हिंदी में इसको गंधीय सूचक कहते हैं इन द नोज़। एंड टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी टंग पे होते हैं। हमारी जीभ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं और जो नोज़ है उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम आइज़ से रिलेटेड आपसे पूछा जाए, वैसे तो इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर मानिए नोज़, टंग और आई का भी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है आइज़ में जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं? लाइट रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना के। इतना समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन कैस्क्यूटा, टिक्स एंड लीचेस। तो इनके बीच में क्या चीज़ कॉमन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये क्या है? पैरासाइट्स हैं। और ये कहाँ पे रहती हैं? बॉडी के अंदर रहते हैं। जिनसे इनको, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर रहती हैं, जिससे इनको क्या मिलता है? खाना मिलता है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का पूछा गया है कि ये जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है। तो आंसर आपको इतना लिखना है कि ये तीनों पैरासाइट्स हैं, बॉडी के अंदर रहती हैं, जिससे कि इनको खाना मिलता रहता है। ऑब्वियसली जीने के लिए चाहिए क्या? खाना। और खाना इनको ह्यूमन बॉडी या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज़, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है? असर्शन और रीज़न का आंसर आपको बताना है। असर्शन और रीज़न ये आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, यहाँ पे क्या है? प्लेन मिरर से रिलेटेड आपको कुछ दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में एक प्लेन मिरर का बता रखा है, डेंटिस्ट का समझा रखा है यहाँ पे। तो आपको फर्स्ट जो है ना, इसमें और ऑप्शन में दे रखा है, मैं दोनों ही आपको करवाऊंगी। तो पहले 14 नंबर पे देखते हैं। असर्शन और रीज़न में ए दे रखा है इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड। सेकेंड इसका रीज़न दे रखा है अ डेंटिस्ट यूजेज अ कॉन्केव मिरर ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ वाइल एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है, जो इमेज बनाई जाती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है बाय द प्लेन मिरर वो क्या है? लेटरली इन्वर्टेड है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ही गलत हो गया। तो ये असर्शन गलत है।
ओके। इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं, तो पहले तो ये इमेज वाला कंसेप्ट पूरा कर लेते हैं। इमेज जो होती है प्लेन मिरर से बनती है, वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इट इज़ वर्चुअल एंड इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उतनी ही इमेज बनती है प्लेन मिरर में। इसका एग्जाम्पल मैंने प्लेन मिरर का आपको दिया था कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं सुबह शाम, जब भी आप सजते संवरते हैं, तो आप अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो वो हम प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट असर्शन आपको दे रखा है ये तो रॉन्ग प्रूफ हो गया। सेकंड देखिए इसका जो रीज़न दे रखा है, अ डेंटिस्ट यूज़ अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ वाइल एग्जामिनिंग द टेथ ऑफ अ पेशेंट। तो यहाँ पे देखते हैं डेंटिस्ट जो होते हैं ना वो कौन से मिरर को यूज़ करते हैं? कॉन्केव मिरर को। एकदम करेक्ट बात है। यहाँ पे किस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए? जो हमारे माउथ पार्ट होते हैं, स्पेशली दांत। ऑब्वियसली डेंटिस्ट है ना तो वो दांतों के लिए ही होंगे, तो दांतों को चेक करने के लिए डेंटिस्ट कौन से मिरर का यूज़ करते हैं? कॉन्केव मिरर का। और क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होते हैं ये कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग मिरर होते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं टू द फोकल पॉइंट। ये चीज़ है। अगर देखिए कॉन्केव मिरर है तो वो कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर। और अगर आपके पास में मिरर दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर तो वो होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। इसके अलावा ये यूज़फुल क्यों होते हैं कॉन्केव मिरर की? जो मैग्नीफाइड कर देते हैं जो टूथ की जो इमेज होती है, जिससे उसमें कुछ भी कैविटीज़ हैं, क्रैक्स हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, जो अब नॉर्मलिटी मतलब जो नॉर्मल टीथ से अलग दांत जो होते हैं उनमें जो भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको मैग्नीफाइड करने में कॉन्केव मिरर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो ये पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। सो क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको असर्शन और रीज़न दे रखा था, मैंने दोनों का करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पे समझा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ना और में चॉइस दे रखी है। पहले ये दो मैंने आपको करवा दिया असर्शन रीज़न। अब सेकंड जो और वाला चॉइस है इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है असर्शन में, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो देखिए ये उल्टा दे रखा है इन्होंने, जो वाटर है ना वो ऑप्टिकली डेंसर होता है देन ग्लास। तो ये हो गया आपका असर्शन। रीजन क्या कहता है? एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम इज दैट इन विच अ स्पीड ऑफ लाइट इज कंपेरेटिवली लेस। देख लीजिए एक बार यहाँ पे क्या है इसमें रीजन में कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं ना वो मीडियम होते हैं जिसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कंपेरेटिवली लेस होती है। चलिए इसको भी देखते हैं। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर। तो उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं। एंड द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट रीजन आपको दे रखा है। रीजन में जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है, और अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूरा कंप्लीट। और वाला भी मैंने करवा दिया है, दोनों असर्शन रीज़न आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन आपको दे रखा है, लंग्स ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें जो अमाउंट एयर का रह जाता है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। सो रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द पर्सन लंग आफ्टर एक्सहेलिंग फुल। मतलब कि जब हम एक्सहेल करते हैं, एक होता है इनहेल और एक होता है एक्सहेल करना। इनहेल का मतलब होता है ऑक्सीजन को जब आप अंदर लेते हैं, और एक्सहेल का मतलब है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जब आप एक्सहेल करते हैं आपकी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल रही होती है तो उस टाइम पे भी कुछ अमाउंट जो है आपका एयर का वो आपके लंग्स में रह जाता है, उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या समझा रखा है, और इस दूसरा जो रीज़न है ना वो भी किससे रिलेटेड है? लंग से रिलेटेड ही दे रखा है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट एल्वेयर लेवल। तो जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में? एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अंदर। तो देखिए पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। रेजिडुअल वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा कि जो अमाउंट ऑफ एयर है ना किसी के भी लंग्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है एक्सहेल करने के बाद में उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अगर ब्रीदिंग की बात करें, सांस लेने की बात करें, ब्रीदिंग साइकिल जो होती है, सांस अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air to ensure that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the CO2 to be released। अब ये जो residual volume है
मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जाती है, ये तो समझ आता है कि रह जाती है, लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ये लंग्स में रहने की वजह क्या होती है। तो ये जो लास्ट की स्टेटमेंट है इसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाए और जो CO2 है उसको रिलीज होने का पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाए। इस वजह से जो अमाउंट है, वॉल्यूम है थोड़ा बहुत जो एयर का, वो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रह जाता है एक्सहेल करने के बाद भी और इनहेल करने से पहले भी। तो ये आंसर हो गया आपका पूरा 15 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, असर्शन और रीजन में द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग आर कॉल्ड सोनोरस। मतलब ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपने मेटल्स को पूरा अच्छे से पढ़ा होगा मेरी वीडियोस में तो आप इसका आंसर बहुत प्यार से दे पाएंगे। सेकंड, नॉन मेटल हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो मेटल है इसका रीज़न दे रखा है और ये असर्शन आपको दे रखा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं और धातुएं होती हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो मेटल से डिफरेंट होती है। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, असर्शन क्या है कि मेटल जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसलिए उनको सोनोरस कहा जाता है। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। चलिए देखते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रेक इजीली। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं, उनको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि ये मेलेबल नहीं होते, ना डक्टाइल होते हैं, लेकिन मेटल में ये होता है, मेटल्स को आप पीट कर शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, चांदी का वर्क किया जाता है मिठाई की शीट्स पे। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जिस पे आप रोटी या पराठा जो भी आप खाने का लेकर जाते हैं उसको रैप करते हैं। तो मेटल्स को आप मेलिएबल बोलते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं, ना वो डक्टाइल होते हैं, उनको तार में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वहीं पे जो नॉन मेटल्स है वो गुड कंडक्टर नहीं होते, वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अलावा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। एंड नाउ ये आपका देखिए सेक्शन ए हो गया है पूरा कंप्लीट। टोटल 16 क्वेश्चंस है पूरा सेक्शन ए। मैंने सारे क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। Thank you so much and good luck for your exams.